क्लास। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। उसके अंदर हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस करा था, क्या बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। उसके अंदर हमने बोला था कि भाई कोई भी रिएक्टेंट्स अगर रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट्स, सारे रिएक्टेंट्स, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, इजंट इट? और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो मास ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी टोटल रिएक्टेंट है, एक दो तीन चार, उन सभी का मास किसके इक्वल हो जाएगा? गिवन मास किसके इक्वल होना चाहिए? मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा था फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इस पे बेस बच्चे हमने 3 न्यूमेरिकल्स करे थे, है ना? आई होप आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा और उसको रिवाइज कर लिया होगा। सो इसी के ही नेक्स्ट सेगमेंट में अब हम चल रहे हैं। द सेकेंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ, सभी बच्चे नोट करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे सभी बच्चे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ जितनी ध्यान से आप इस लॉ को समझेंगे उतने ही सिंपली आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है? तो जो भी अनदर टैब आपने अगर फोन में खोल रखा है तो उसको बंद कर लीजिए, जस्ट फोकस ऑन इट, इजंट इट? सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, हमारे सिलेबस में 2 लॉ हैं, हमें यही पढ़ने हैं, ठीक है? तो नाम से पता चल रहा है डेफिनेट और कांस्टेंट। प्रोपोर्शंस हम अपने छोटे थे तब फ्रैक्शन वर्ड यूज करा होगा, तो वही फ्रैक्शन वाला चीज है। मतलब लॉ ऑफ कुछ कांस्टेंट है, कुछ फिक्स है और उसका फ्रैक्शन है, ऐसा हमें देख के पता चल रहा है इस लॉ से। तो बच्चे इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। हाँ, पहली बात, यस, आप नोट करेंगे जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है और ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। इट वॉज गिवन बाय जे प्राउस्ट, बोल लीजिए, या बोल लीजिए जोसेफ प्राउस्ट, JOSEPH प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट। तो दिस लॉ वॉज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है? आप इसको लिख लीजिएगा, अपने पॉइंट में नोट कर सकते हैं, ठीक है? एक 1 मार्क में क्या पता इनकेस आपके एग्जाम्स में पूछ ले कि बताओ बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय हुम, तो आपको पता होना चाहिए जोसेफ प्राउस्ट। अच्छा, यहाँ तक हमने समझ लिया। हमने लॉ को देखने पर हमें समझ आया कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कुछ तो फिक्स्ड है और प्रोपोर्शन में है, और क्या है वो रेशो में है। तो इसका मतलब होता है कि बच्चों जब कभी भी आपका एलिमेंट, ध्यान से सुना, जब कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो वो कोई कंपाउंड बनाता है। ये बात हमने डिस्कस करी थी कल कि कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से मिलता है तो वो कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, वो किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मैंने बोला था ना दैट एलिमेंट्स डू गुल्लू गुल्लू विद, इन दोनों एलिमेंट्स में गुल्लू गुल्लू होता है, फिर वो क्या बना देता है? प्रोडक्ट, दैट इज कंपाउंड। मतलब बहुत सारे एलिमेंट, 2 भी नहीं हो सकते, 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। है, हमने कल सीखा था, मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया था, ठीक है? तो एलिमेंट जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट या फिर कभी भी कोई एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है? तो ये जो एलिमेंट का मास है जिसने कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाया है, ये फिक्स रहता है। नहीं आया होगा अभी तक, कुछ समझ नहीं आया होगा कि मैम ने क्या बोल दिया आपने, तो थोड़ा वेट करो, कंटिन्यू करते हैं। देखो वाटर है जैसे एग्जांपल, ठीक है? वाटर किससे मिलके बना हुआ है? H से मिलके बना हुआ है, ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो इसके एलिमेंट्स कौन है? H है और ऑक्सीजन है, इससे मिलके बन गया वाटर। तो ये जो वाटर है वो किन किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है? तो ये कौन है? एलिमेंट्स। और ये मिक्स करके इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, गुल्लू गुल्लू, और उसने क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया, और क्या बना दिया? वाटर बना दिया। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिक्स हुए, कंबाइन, और उन्होंने क्या बना दिया बच्चों? वाटर। समझ आई मेरी बात? तो अब देखो, ये बात आपको बहुत भली भांति अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सुनो बच्चों, दिस इज H2O। आप क्या करोगे? इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताओ मुझे पहले, सभी बच्चे बताएंगे।
व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? बोलो। सोचो सोचो, बोलो। गुड। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना? 1। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। तो इस वाले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आ गया? 2 टोटल। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 8 नहीं, 8 नहीं होता बच्चे, 8 तो एटॉमिक नंबर होता है। मैं मास पूछ रही हूँ, बताओ कितना होता है? वेरी गुड, 16। तो देखो मैं अब इसको कैसे लिखूंगी कि भाई H2O के अंदर ये जो एटॉमिक मास है ये है इस टोटल का 2। ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो ये लोग क्या कहना चाहता है आपसे कि अगर आप हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन या फिर इस हाइड्रोजन के मास का और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लोगे ना बच्चे, अगर आप इनका रेशियो लोगे, प्रपोर्शन लोगे या फिर इसका फ्रैक्शन लोगे तो कितना हो जाएगा ये? 2/16 कितना हो जाएगा? 1/8। तो ये रेशियो क्या होगा? हमेशा फिक्स रहेगा, 1:8 रहेगा ये हमेशा। ठीक है, ठीक। तो हमने क्या कहा कि भाई ठीक है, एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपसे कहता है कि वाटर एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है और इसमें जो हाइड्रोजन का मास है और ये जो ऑक्सीजन का मास है ये एक फिक्स रेशियो से कंबाइन होता है जो कि कितना है? 1:8। अब मान लो हमने पानी के दो, अब साइंटिस्ट ने ना ये एक मतलब एक्सपेरिमेंट से पता लगा, उनको क्या पता लगा, जैसे मान लो एक उन्होंने लिया रिवर का वाटर, ठीक है, रिवर का वाटर ले लिया। एक उन्होंने पीने वाला पानी ले लिया, ड्रिंकिंग वाटर ले लिया, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। एक रिवर का वाटर लिया H2O और एक ड्रिंकिंग मतलब अपने नॉर्मल पानी पीने वाला पानी ले लिया और एक ले लिया मान लो ओशियन वाला पानी, ओशियन वाटर। और एक उन्होंने ले लिया लेट्स सपोज गंदे वाला पानी, इम्प्योर वाटर, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि ना चाहे रिवर का वाटर ले लो, चाहे ड्रिंकिंग का वाटर ले लो, चाहे महासागर का पानी ले लो, चाहे गंदे वाला पानी ले लो, चाहे इम्प्योर वाला पानी ले लो, ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसके जो मासेस का रेशियो है वो हमेशा 1:8 ही रहा, कभी बदला नहीं। देखो रिवर का वाटर भी H2O ही होगा, ड्रिंकिंग वाटर भी हमारा H2O ही होता है, ओशन का वाटर में भी हमारा H2O का ही मॉलिक्यूल होगा, इम्प्योर वाटर में भी हमारा H2O का ही मॉलिक्यूल होगा। तो जोसेफ प्राउस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला, चाहे आप रिवर का पानी लो, इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करो, इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करो, इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करो, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल की बात करो, चाहे किसी दूसरे देश के पानी की बात करो, चाहे किसी दूसरे यूनिवर्स के पानी की बात करो, जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो है, मासेस का रेशियो है, वो हमेशा क्या रहने वाला है? फिक्स। इस H2 का देख लो, टोटल मास कितना? 2। ऑक्सीजन का कितना? बोलो। वेरी गुड, कितना? 16। तो इसको जब आप ऐसे करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1:8। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, 1:8। इसमें भी सेम वही चीज रहने वाली है, 1:8। इसमें भी 1:8, इसमें भी 1:8। क्या ये प्रपोर्शन फिक्स है? बोलो। यस मैम, फिक्स है। रिवर का पानी भी 1:8 है, मेरे घर का पानी भी 1:8 है, आपके घर का भी पानी 1:8 है और आपके फ्रेंड्स के घर का भी पानी का जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का मास का रेशियो है वो क्या है? 1:8 है। तो जोसेफ प्राउस्ट ने बोला कि आप जब कभी भी आप किसी कंपाउंड को देखते हो, आप कभी किसी कंपाउंड के मास का रेशियो लोगे, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उनके मास का रेशियो लोगे ना, तो वो रेशियो हमेशा फिक्स होगा, चाहे आप किसी भी जगह का ले लो। लेट्स सपोज मैं हूं इंसान, ऑब्वियसली इजंट इट, मैं हूं, मान लो लेट्स सपोज मैंने क्या किया? ब्रीद आउट कर दी कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो आप लोग भी अभी फिलहाल क्या कर रहे हो? ब्रीद आउट कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे बताओ इसका प्रोपोर्शन क्या दोनों का सेम होगा, अलग होगा? मेरे क्वेश्चन का आंसर अगर आपने यहां तक अच्छे से समझ लिया तो बताओ, ये क्वेश्चन भी आप आंसर कर सकते हो। वेरी गुड, सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि मैम हम भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्रीद आउट करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ
हीरे मोती जड़ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना, जो आप करोगे वही मैं करूंगी। तो कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। ये मैं, अगर आपको नहीं पता है इनके एटॉमिक नंबर या इनके एटॉमिक मासेस, तो अभी हम थोड़ी देर में इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी देखो, अभी हम जैसे जैसे बच्चों चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आप चीज़ों को कनेक्ट करते चले जाओगे। ये जस्ट आपका ओवरव्यू है। स्टार्टिंग में चैप्टर सभी को टफ लगता है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम गो थ्रू करेंगे पूरे चैप्टर को, आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसका जस्ट डबल क्या होता है, एटॉमिक मास। तो कितना हो जाएगा इसका, 12। रेशियो, मतलब रेशियो का साइन आएगा। या फिर अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप इसे कंफ्यूज कर रहे हो, तो आप कैसे कर लेना इसको, 12 बाय डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा बच्चों, 32। तो ये 22 हो जाएगा। इसको 32 से डिवाइड कर दो। तो कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन का 12 रेशियो और ऑक्सीजन का कितना, 32। तो इस रेशियो में हमारा क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो यही मेरे लिए है, यही आपके लिए होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने यही चीज बोली कि कभी भी कोई भी कंपाउंड है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी, कोई भी कंपाउंड अगर मतलब बन रहा है, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के, जो जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड मिलके बना हुआ है, उस एलिमेंट, उन एलिमेंट्स का जो मास है दोनों का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना हुआ है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। जो कार्बन का मास है जो कि 12 है, जो ऑक्सीजन का मास है जो कि 32 है, वो दोनों क्या होगा, फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा। मेरे लिए भी वो कार्बन डाइऑक्साइड 12:32 में ही कंबाइन हो रही है। आपके लिए भी कितने में होगी, 12:32 में। ऐसे नहीं है कि मैं स्पेशल हूं तो मेरे लिए तो 12:30 कार्बन बोलेगा, नहीं तुम स्पेशल हो, 12 मतलब 14 ले लो। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। भगवान जी ने जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे मुंह से ब्रीद आउट कराई है, वही आपके अंदर से ब्रीद आउट कराई है। तो दोनों का मास जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट, आपका भी मेरा भी। यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड, ब्राजील की कार्बन डाइऑक्साइड, अफ्रीकन की कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो, वो सेम रहेगी हमेशा, 12:32। इसी रेशियो में क्या करेगी, वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करेंगे सभी बच्चे। ओके, तो देखो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखा क्या हुआ डेफिनेशन में, सभी बच्चे पढ़ेंगे कि वट एवर बी द सोर्स ऑफ एनी कंपाउंड। क्या कह रहा है पहली लाइन, समझ गए होंगे आप लोग, कि जो वाटर है वो कहीं का भी पानी हो, चाहे वो मेरे घर का पानी हो, आपके घर का पानी हो, पाकिस्तान का पानी हो, अफ्रीका का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, वट एवर बी द सोर्स ऑफ एनी कंपाउंड, कोई भी किसी भी जगह का अगर कोई कंपाउंड है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो कंबाइन करते हैं सेम फ्रैक्शन में। मतलब अगर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर मेरे घर के पानी में 1:8 है, अभी कैलकुलेट करके दिखाया था ना, वो मान लो ब्राजील के पानी का भी रेशियो कितना होगा, वो फिक्स होगा, और वो कितना होगा, 1:8। मतलब ब्राजील का भी हाइड्रोजन इसी रेशियो में कंबाइन होगा और उसका भी ऑक्सीजन इसी सेम रेशियो में कंबाइन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वट एवर बी द सोर्स ऑफ एनी कंपाउंड, एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन द सेम फ्रैक्शन। और आप इस सेम को कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो, इन द कांस्टेंट फ्रैक्शन। पहला पॉइंट समझ आ गया, कोमा। देखो इतने को आप फर्स्ट पॉइंट, इतने को आप सिर्फ फर्स्ट पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, और इसको आप सेकंड पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, मर्जी है आप लोगों की, मैंने एक में कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो द सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो, ये बात तो हमारी क्लियर है। अब ये चीज भी तो सही है, देखो अगर हमारे इंडिया का वाटर जो है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो ब्राजील के वाटर में भी कितना है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज सेम और कांस्टेंट, वो भी क्या होंगे, सेम रहेंगे। जैसे मान लो अमोनिया NH3,
इसमें नाइट्रोजन का एटम कितना है, काउंट करो, सिर्फ नाइट्रोजन कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितना है, बोलो बोलो, वेरी गुड, 3। ठीक है, तो इनके एटम का रेशियो कितना है, 1:3। इनके मास का रेशियो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास बताओ, सॉरी एटॉमिक मास बताओ क्या है, गुड, 7 एटॉमिक नंबर, जस्ट डबल 14 इनका मास। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 का 1, 3 का 3, दैट इज 3। तो मास का रेशियो कितना हो जाएगा, 14:3। तो ये जो 14:3 है, ये हर अमोनिया, चाहे कहीं के भी अमोनिया गैस हो, कहीं की भी NH3 हो, वो हमेशा 14:3 में ही कंबाइन करता है। ये बोला था हमारे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने कि वट एवर बी द सोर्स ऑफ एनी कंपाउंड एलिमेंट ऑलवेज 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 कंबाइन इन द सेम फ्रैक्शन। Also, the number of atoms present in a particular compound is same or constant. ये लो दिया था आपके जोसेफ जे प्राउस्ट ने। आई होप आपको यहाँ तक का मामला क्लियर होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद हमारा एक थर्ड लॉ आता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, सबसे देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाली जिंदगी में, हमारे केमिस्ट्री की लाइफ में, हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जिंदगी में हमने पहला लॉ कौन सा पढ़ा था, बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। उसमें हमने रिवाइज करा देती हूँ सबसे, चलो रिवाइज कराते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले क्या पढ़ा था, कि हमने बोला था कि एटम्स आया कहाँ से है, एटम कहाँ से आया था, सबसे पहले हमारे ग्रीक फिलोसफर्स आए थे। सबसे पहले महर्षि कर्नाद ने बताया, एटम को क्या नाम दिया, सबसे पहले एटम नहीं आया था वर्ड, सबसे पहले महर्षि कर्नाद ने बोला कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और उन पार्टिकल का नाम जिन्होंने दिया था परमाणु। फिर इनके बाद हमारे डेमोक्रिटस और लेसिपस आए थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई महर्षि जी सही कह रहे हैं कि ये तो बात सत्य है कि मैटर जो है वो बचे बहुत टाइनी पार्टी, अगर मैटर को डिवाइड करा जाए तो एक ऐसी जगह हम पहुंच जाएंगे जिसके टुकड़े और नहीं हो सकते, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि हमने डेफिनेशन लिखी थी, है ना, याद आ रही है, गुड। कि फिर वो जो हिपोक्रेटिस ने क्या बोला कि भाई मैटर बहुत ऐसा पार्ट में डिवाइड हो सकता है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे जो ना तो डिवाइड होगा, ना आप उसको देख सकते हो, और ना आप उसको फर्दर किसी चीज में तोड़ सकते हो, और उस चीज को क्या बोला था, एटम। आई होप यू बच्चों सबको याद होगी ये चीज, है ना। फिर हमने ये देखा, फिर हमें पता चला यस एटम इज समथिंग देयर। फिर मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी एटम्स क्या होते हैं, एटम्स कुछ भी नहीं है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट और एटम ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कोई भी एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ये चीज हमने सीख ली थी अच्छे से। फिर इसके बाद हमने क्या बोली थी, गुड। इसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरे पे हमने पढ़ा आज वाला लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, ये दो। अब इसके बाद थर्ड वाला जो लॉ है ना, वो एज सच आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन डाल्टन ने अपनी थ्योरी को यूज करा है इस थर्ड लॉ के साथ। तो वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये मैं बता रही हूँ बार बार कि जो थर्ड लॉ बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है। बट जो हमारा अब देखो, ये जब लॉज हम पढ़ लेंगे ना तीनों, तो इन लॉज का ना मतलब एक पोस्टुलेट्स बना दिए, इनको पॉइंट वाइज डिस्कस कर दिया था। किसने, डाल्टन ने। डाल्टन है तो एटॉमिक थ्योरी ने क्या करा, इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे लॉज को कुछ पॉइंट्स में, इन सारे लॉज से जो निचोड़ निकला, जो कंक्लूजन निकला, उनको नाम दे दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम अपने थर्ड इसको पढ़ेंगे। अगर आपको थर्ड समझ आ गया ना, तो आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत प्यार से और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं एंड अप करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। हाँ, वन थिंग मोर, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन डू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स ऑल्सो। ठीक है।